नमस्कार, एसएमएस ऑनलाइन क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, अतः श्री महावीर शिक्षण संस्थान ने आप बच्चों की सुविधा के लिए एसएमएस ऑनलाइन क्लासों की शुरुआत की है। आज हम एसएमएस ऑनलाइन क्लास में सब्जेक्ट साइंस में कक्षा 7/6 का एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है जंतु व पादपों में परिवहन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जंतु तथा पादप सजीव होते हैं और सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। तो उन सभी क्रियाओं में किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। वो ऊर्जा वह प्रकृति से ही प्राप्त करता है। जंतु शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी भोजन प्राप्त करते हैं और उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वो प्रत्येक शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है और सभी कोशिकाएं लगातार कार्य करते हुए जंतु की सभी क्रियाओं को संपन्न करती है। इसी प्रकार पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग अपनी विभिन्न क्रियाओं में करते हैं। तो आज हम इसी बिंदु पे बात करेंगे कि किस प्रकार से जो प्रकृति से प्राप्त पोषक तत्व है वो प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है, कौन कौन से अंग उनमें भाग लेते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है परिवहन। परिवहन क्या है? परिवहन का पर्यायवाची होता है गमन। जैसा कि हमने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा है, परिवहन के साधन, परिवहन के साधन। उसी प्रकार से यहाँ पर हम विज्ञान में पढ़ रहे हैं परिवहन का अर्थ। तो परिवहन का अर्थ होता है गमन। अब गमन का मतलब यहाँ पर है कि जंतुओं या पादपों के द्वारा जो बाहर से ऊर्जा ग्रहण की जाती है, उस ऊर्जा का प्रत्येक कोशिका तक किस प्रकार से गमन होता है, उस क्रिया को कहा जाता है परिवहन। ठीक है, परिवहन को अगर सरल शब्दों में हम कहें तो गमन है, और इसका मतलब है ऊर्जा का यहाँ पे ध्यान रखना, ऊर्जा का अर्थ है द्रव्य पोषक तत्व। ऊर्जा का प्रत्येक कोशिका तक पहुंचने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर सुन लेना। ऊर्जा का मतलब यहां पर पोषक तत्व। ठीक है, अब पोषक तत्व कौन से हैं? हमें भोजन से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व हैं, भोजन से प्राप्त पोषक तत्व है। श्वसन क्रिया में हम क्या लेते हैं? O2 लेते हैं तथा CO2 निष्कासित करते हैं, तो उनका भी परिवहन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, इसके आगे बारे में बात करेंगे हम। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन भी में आते हैं। ठीक है, और शरीर में बनने वाले अवशिष्ट पदार्थ, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक कोशिका क्रिया करती है, यानी ऊर्जा बनाती है, तो ऊर्जा बनाती है तो वो कुछ अवशिष्ट पदार्थों का भी उत्पादन करती है, उनका भी परिवहन किस प्रकार से होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारी परिवहन की परिभाषा आ चुकी है। ठीक है, अब क्योंकि हम यहाँ पर मानव के बारे में बात कर रहे हैं, तो मानव में परिवहन, मानव में परिवहन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं
के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मानव में परिवहन के जो अंग है उनके बारे में यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना। मानव में परिवहन जो अंग है वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 हृदय, नंबर 2 रक्त, नंबर 3 वाहिकाएं। ठीक है, मानव में जो परिवहन अंग कौन से हैं? हृदय, रक्त और वाहिकाएं। इन तीनों को सम्मिलित रूप से एक तंत्र कहते हैं, जिसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, मानव में जो परिवहन अंग होते हैं कौन से? हृदय, रक्त, वाहिकाएं, ये तीनों मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। यहां तक बात समझ में आती होगी। यहां पे परिसंचरण तंत्र के अंदर इन अंगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रक्त की। रक्त एक प्रकार से द्रव अवस्था वाला तरल है। कौन सी? द्रव अवस्था वाला तरल। रक्त का निर्माण दो प्रकार की संरचनाओं से मिलकर होता है। एक होती है प्लाज्मा, जो कि तरल होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कार्बनिक, अकार्बनिक, जल, ये संरचनाएं इसमें पाई जाती है। और ये पूरे रक्त का 55% होता है, यानी रक्त में 55% प्लाज्मा उपस्थित होता है। दूसरे नंबर की है रक्त कणिका। रक्त कणिका, रक्त कणिकाएं जो कि 3 प्रकार की होती है। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। पहली होती है लाल रक्त कणिका। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं RBC। दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिका, जिन्हें कहते हैं WBC। तीसरी होती है बिंबाणु, बिंबाणु, जिन्हें कहते हैं प्लेटलेट्स। तो ये तीनों मिलकर रक्त कणिकाओं में उपस्थित होती है। तीनों ही रक्त कणिकाओं में उपस्थित होती है और इनकी प्रतिशतता होती है रक्त में 45%। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब फिर दूसरे नंबर का जो अंग है वो है हृदय। हृदय एक कह सकते हैं मानव शरीर का सबसे क्रियाशील अंग होता है। मानव शरीर का सबसे क्रियाशील अंग होता है, अर्थात ये लगातार पूरे जीवन भर कार्य करता रहता है। ये जब कार्य करना बंद कर देता है तो उस समय मनुष्य मृत्यु हो जाता है। तो हृदय शरीर का सबसे क्रियाशील, शरीर का सबसे क्रियाशील अंग होता है। यह मांसल संरचना है। मांसल मतलब पेशियों से निर्मित संरचना है।
पेशियों से निर्मित संरचना है। अर्थात जो हृदय पेशियां होती है जो लगातार कार्य करती रहती है, उनमें कभी थकान उत्पन्न नहीं होती है, उनसे निर्मित होता है। नंबर 3 यह है मोटर पंप की तरह कार्य करता है। जैसे हमने मोटर पंप होता है जो कि द्रव्य पदार्थ को अर्थात जल को प्रवाहित करने का कार्य करता है, उसी प्रकार से ये मोटर पंप की तरह रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करने के लिए बल प्रदान करता है। मोटर पंप की तरह कार्य करता है। हृदय को जो 4 कक्षों में बांटा गया है, हृदय को 4 कक्षों में बांटा गया है। ठीक है, हृदय को किसमें 4 कक्षों में बांटा गया है, 4 कक्षों में इसमें बांटा गया है। इन चारों कक्षों को जो नाम दिया गया है वो मैं इधर लिख रहा हूं। ध्यान रखना है, आप वीडियो रोककर नोट्स उतार सकते हैं। ठीक है, ये 4 कक्ष कौन कौन से हैं? ऊपरी जो 2 कक्ष होते हैं, ऊपरी कक्ष, इनको आलिंद कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। अगर बाईं तरफ है तो बायां आलिंद, और अगर दाईं तरफ है तो दायां आलिंद। इन्हीं के जस्ट नीचे जो 2 कक्ष होते हैं, निचले कक्ष, इन्हें नीले कहते हैं। ये भी उसी प्रकार से बाईं तरफ है तो बायां नीले, दाईं तरफ है तो दायां नीले। ध्यान रखना है, बायां आलिंद बाएं नीले से और दायां आलिंद दाएं नीले से विशेष प्रकार के अर्धचंद्राकार कपाटों से जुड़ा होता है। ठीक है, ये हृदय के बारे में बात करते हैं। ये सामान्य सी बातें हैं हृदय के बारे में। बड़ी कक्षा में आप जाओगे तो इन्हीं को विस्तार से आप पढ़ोगे। ठीक है, फिर अपना आता है नंबर 3, जो परिसंचरण का अंग है वो है वाहिनियां। वाहिनियां में इनकी संरचना के आधार पर या इनमें बहने वाले रक्त के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, और वो ये 3 प्रकार की। नंबर 1 धमनी, नंबर 2 सिरा, और नंबर 3 केशिकाएं। ध्यान रखना है, धमनियां हृदय से रक्त को अंगों तक ले जाती है। ठीक है, हृदय से रक्त को अंगों तक ले जाती है, जबकि शिराएं रक्त को अंगों से हृदय तक लाती है। ठीक है, जबकि केशिकाएं दोनों के मध्य यानी धमनी व शिरा के मध्य सेतु का कार्य करती है। सेतु का कार्य करती है, यानी धमनियां
जैसे ही किसी अंग में प्रवेश करती है तो उनकी कोशिकाओं के मध्य में वो छोटी छोटी पतली पतली वाहिकाओं में बट जाती है, उन्हें कहते हैं केशिकाएं। और वही केशिकाएं पुनः वापस इकट्ठा होती हुई धीरे धीरे बड़ी संरचना में यानी एक वाहिकाओं में बढ़ जाती है, बदल जाती है, उन्हें कहते हैं शिराएं। इसलिए केशिकाएं धमनी व शिराओं के मध्य का जो सेतु है यानी जो पुल है उसको बनाने का कार्य करती है। जैसे कि समझाने के लिए अगर मैं आपको सपोज करूं, ये अपनी इस प्रकार से यानी इसको आप इस हाथ को आप जो इधर वाला हिस्सा है इसको आप धमनी मान लें, इधर वाले हिस्से को आप शिरा मान लें, और जब हम दोनों को इस तरह से अंगुलियों को आपस में जोड़ते हैं तो इन अंगुलियों को या जो ये जुड़ी संरचना है ये इसे हम केशिकाएं कह सकते हैं। तो ये हमारी अंग की आंतरिक संरचना है। ये धमनी जैसे ही इस अंग में प्रवेश कर रही है तो ये केशिकाओं में बदल चुका है। धमनियां किसमें बढ़ गई? केशिकाओं में, ठीक है। और केशिकाएं पुनः वापस इकट्ठी होकर किसमें बदल गई? शिराओं में। तो इस प्रकार से ये सेतु की तरह हमारे शरीर के अंगों में कार्य करता है, ठीक है। आगे इनके बारे में और भी विस्तार से हम पढ़ेंगे, जो बड़ी कक्षाओं का टॉपिक है। अतः हमारी यहाँ तक की हम बात कंप्लीट कर रहे हैं। फिर बात करते हैं पादपों के बारे में। पादप, जैसा कि आप जानते हो, पादप की जो संरचना है वो एक जगह स्थिर रहने वाली होती है, अर्थात ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करते हैं। अपने ही स्थान पर रहकर ये लगातार प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाकर उसको ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से भूमि में से जल व खनिज लवण ग्रहण करते हैं और उनका भी परिवहन करते हैं। तो पादपों में जो परिवहन के अंग होते हैं वो सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पादपों में परिवहन अंग, पादपों में परिवहन अंग नंबर 1 होता है फ्लोएम और नंबर 2 होते हैं जाइलम, ठीक है। फ्लोएम का कार्य है प्रकाश संश्लेषण में बने भोजन को, प्रकाश संश्लेषण में बने भोजन को पत्तियों से पादप के सभी अंगों तक पहुंचाना, सभी अंगों तक पहुंचाना, ठीक है। ये फ्लोएम का कार्य है। फ्लोएम की संरचना को अगर हम देखें तो फ्लोएम की संरचना में 4 प्रकार की संरचनाएं होती है। एक होती है चालनी नलिकाएं, दूसरी होती है सहायक कोशिका, तीसरी होती है फ्लोएम पेरेन्काइमा और चौथी होती है फ्लोएम फाइबर। इन चारों संरचनाओं से मिलकर फ्लोएम का निर्माण होता है। और फ्लोएम का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण में जो भी भोजन बनता है और भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में। तो उस भोजन को पत्तियों से पादप के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। फिर जाइलम के बारे में बात कर लेते हैं। जाइलम का कार्य होता है जड़ों द्वारा जो अवशोषण, जड़ों द्वारा जल तथा खनिज लवण का परिवहन जाइलम द्वारा किया जाता है पादप के सभी भागों में, यानी पत्तियों की तरफ
जाइलम द्वारा, यानी जड़ जो भी खनिज लवण तथा जल का अवशोषण करती है वो किसको प्रदान करती है, जाइलम को प्रदान करती है। और जाइलम उसको पादप के सभी अंगों यानी पत्तियों तक भी पहुंचाने का कार्य करता है और जो शाखाएं होती है उनमें भी पहुंचाने का कार्य करता है। इस जाइलम का निर्माण भी 4 प्रकार की संरचनाओं से होता है। नंबर 1 वाहिका, नंबर 2 वाहिनी, नंबर 3 जाइलम पेरेन्काइमा, और नंबर 4 जाइलम फाइबर। इन चारों संरचनाओं से मिलकर जाइलम का निर्माण होता है। जाइलम अगर आपको समझाने की कोशिश की जाए तो जाइलम की जो संरचना हमारे तने के अंदर इस प्रकार से एक बड़ी वाहिका होती है और इसी प्रकार से एक दूसरी वाहिका यूं जुड़कर यानी तने का निर्माण करती है और ये जड़ों से खनिज लवण तथा जल ग्रहण करती है और उसको लगातार ऊपर की तरफ प्रवाहित करती है। इस प्रकार से यूं ऊपर की तरफ प्रवाहित करती है। इनमें भी ये जल होता है, खनिज लवण होते हैं, वो भी यानी ये तो एक सिंगल इकाई दिखाई देती है, ये कई इकाइयां मिली हुई होती है जिसके कारण से जाइलम का निर्माण होता है और जाइलम खनिज लवण व जल को लगातार पत्तियों की तरफ पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज विशेष तौर पर हमने देखी है कि मनुष्य में भी जो रक्त होता है वो नलियों में बह रहा है, जबकि पादपों में जो जल है या खनिज लवण है या जो भी फ्लोएम के द्वारा जो भोजन प्रकाश संश्लेषण बढ़ रहा है उसको नीचे प्रवाहित किया जा रहा है। तो ये सब संरचनाएं वाहिकाओं में बह रही है। तो इस कारण से जलतों में इस स्थिति को हम कहते हैं बंद परिसंचरण। ठीक है। यानी जंतु, यहाँ पे जो हम मानव की बात कर रहे हैं तो मानव के अंदर जो परिसंचरण प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है, बंद प्रकार की होती है, इसलिए इसको बंद परिसंचरण कहते हैं। ठीक है ना। इस टॉपिक के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप इस कोरोना काल में लगातार स्टडी पे ध्यान दे रहे होंगे। अपने स्वास्थ्य को भी आपको बनाए रखना है। इसके लिए सुबह सुबह आपको योग या व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना है और सावधानी हमें रखनी है। जो भी हमें टीवी पर कोरोना से बचने की सावधानियां बताई गई है उनका सचेत रहकर पालन करना है, घर पे रहना है और सुरक्षित रहना है।